वीडियो ब्लॉग। आज मैं हूँ तुगलकाबाद फोर्ट में, जो कि 1321 में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक सन 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक दिल्ली पर राज किया। तुगलक किसी वंश या नस्ल का नाम न होकर व्यक्तिगत नाम था, क्योंकि गाजी तुगलक गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। बाद में इतिहास में उसके उत्तराधिकारी सभी तुगलक कहलाए। सभी ने, जैसे उसके बेटे ने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण करी, उसके भतीजे फिरोज तुगलक ने तुगलक की उपाधि धारण करी। तुगलक जो कि तुर्कों की एक कोरोना शाखा से थे। कोरोना जो थी तुर्कों की और मंगोलों की एक मिश्रित जनजाति थी। गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, उसका राजनीतिक जीवन 1290 ईस्वी में जब दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी बनता है तो वे उसके अंगरक्षकों में शामिल हो जाता है। बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है तो उसे उत्तर पश्चिमी सीमाओं का रक्षक बना देता है और पंजाब का सूबेदार बना देता है, जिसकी राजधानी थी दीपालपुर। और ये शानदार बावड़ी यहीं इस किले में मौजूद है, जो कि उसी दौर में बनाई गई थी। गयासुद्दीन तुगलक गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसके बाद बहलोल लोदी और बाबर ने भी ये उपाधि धारण करी। गाजी एक धार्मिक उपाधि थी जो कि इस्लाम के प्रचार प्रसार एवं रक्षा के लिए की जाती थी। सुल्तान की सेना में गाजी स्वयं भर्ती होते थे। उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता था, बल्कि लूट के माल में से यानी कुम्स में से 1/5 भाग उन्हें प्राप्त होता था। के बारे में जब गयासुद्दीन तुगलक पंजाब का सूबेदार था तो अलाउद्दीन खिलजी को एक बार उसने कहा कि सुल्तान आपको यहाँ पर किला बनाना चाहिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने हंसकर टाल दिया कि हाँ, जब आप सुल्तान बनोगे तो बना देना। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक सन 1320 ईस्वी में सुल्तान बनता है और सन 1321 में ये किला बनकर तैयार होता है। गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का बहुत सम्मान करता था। जब वह सुल्तान बना तो अमीरों और सरदारों का समर्थन उसे प्राप्त था, लेकिन उसने पता करवाया कि कोई अलाउद्दीन खिलजी के परिवार से जिंदा है या नहीं है। उनको ढूंढा, लेकिन कोई भी उसके परिवार का सदस्य उसे प्राप्त नहीं हुआ, उसे मिला नहीं और वह सुल्तान बना। वो कहता था, वो अलाउद्दीन खिलजी का इतना सम्मान करता था, वो कहता था अलाउद्दीन खिलजी ने मुझे एक छोटे से आदमी से अपना कैसा बराबर का इंसान बनाया। आज मैं जो भी कुछ हूँ वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हूँ। गयासुद्दीन तुगलक खुसरो बरादू को तो हरा चुका था और वह सुल्तान भी बनने जा रहा था, लेकिन वह सुल्तान बनने से पूर्व ज़्यादा सुल्तान बनने को लेकर उत्साहित नहीं था। उसने एक बार सरदारों और अमीरों से कहा कि मेरे लिए तो मेरे धनुष बाण और तलवार ही काफ़ी हैं, मुझे दीपालपुर से बहुत प्रेम है, मेरे लिए मेरी तलवार और मंगोलों के सर ही काफ़ी हैं, आप लोग मुकुट और उसको धारण करने वाले की रक्षा करें। गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को 29 बार हराया। इब्ने बतूता बताते हैं कि उसने 21 बार मंगोलों को हराया और हजरत अमीर खुसरो बताते हैं कि उसने 18 बार मंगोलों को हराया और मलिक इसामी बताते हैं कि उसने 20 बार मंगोलों को हराया। बहरहाल जो भी है, कुल मिलाकर यही कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को 29 बार हराया था। गयासुद्दीन तुगलक मंगोलों के क्षेत्र में जाकर घुसकर उन्हें मारता था और उनसे लगान वसूल करता था। और ये मेरे भाई, छोटे भाई जुनैद और मौलाना सुहेल साहब भी मेरे साथ आए हुए हैं यहाँ पर। दो सुल्तान ऐसे हुए, जलालुद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक, जो कि उत्तर पश्चिम सीमाओं के रक्षक थे। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के दौर में उत्तर पश्चिमी सीमाओं का रक्षक था। उत्तर पश्चिमी सीमाएं हिंदुस्तान की उस समय पंजाब के इलाके में मिलती थी, वहीं पर जाके। और जलालुद्दीन खिलजी गयासुद्दीन बलबन का उत्तर पश्चिमी सीमाओं का संरक्षक था। दो सुल्तान ऐसे हुए जो बाद में सुल्तान बने और उत्तर पश्चिमी सीमाओं के संरक्षक थे। गयासुद्दीन तुगलक की माता एक हिंदू जाट महिला थी। दिल्ली सल्तनत के 3 सुल्तान ऐसे हुए जिनकी माताएं हिंदू महिलाएं थी। उसके भतीजे फिरोज तुगलक की मां भी हिंदू थी और बाद में सिकंदर लोदी की मां भी हिंदू महिला थी। इस किले को दिल्ली के मशहूर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का श्राप भी प्राप्त है। उन्होंने एक बार कहा था कि या तो रहे उजड़ या बसे गुजर, यानी कि यह उजाड़ हो जाए या यहाँ पर गुजर गवाले ये चराते हुए मिले, और यही कारण है कि ये उजाड़ ही हो गए। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के मशहूर सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया से बहुत ही हसद और ईर्ष्या रखता था। उसने अपने राज्य में संगीत को बंद करा दिया और हजरत निजामुद्दीन औलिया पर संगीत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उसने हजरत निजामुद्दीन औलिया के खिलाफ एक 53 उलेमाओं की कमेटी बिठा दी। हजरत 53 उलेमाओं की इस कमेटी से बाइज्जत बरी हो गए।
1321 में जब इस किले का निर्माण हो रहा था, तब हजरत निजामुद्दीन औलिया भी एक बावड़ी का निर्माण करा रहे थे। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को जैसे ही पता लगा, उसने मजदूरों को वहां जाने पर रोक लगा दी। लेकिन मजदूर हजरत निजामुद्दीन औलिया का भी बहुत सम्मान करते थे। वो दिन में किले पर काम करते और रात को बावड़ी की खुदाई में काम करते थे। गयासुद्दीन तुगलक हजरत अमीर खुसरो का भी बहुत सम्मान करता था। हजरत अमीर खुसरो ने तुगलकनामा उन्हीं के लिए लिखी है और हजरत अमीर खुसरो को वो 1000 टका पेंशन देता था। ये इस किले का नक्शा है जो यहाँ पर लगाया गया है और मोटी मोटी पत्थरों से चुनी गई ये दीवार, सलामी पद्धति में ये किला बना हुआ है। सलामी पद्धति तुगलकों का आर्किटेक्चर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, क्योंकि ढलुआ दीवारें जो होती थी वो तुगलकों ने ही शुरुआत की। देखिए ढलुआ दीवार है और इसको बोला जाता था सलामी पद्धति। दिल्ली में 7 शहर बसाए गए। पहला शहर था जो कि मेहरौली था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बसाया गया। दूसरा शहर था सीरी, जो कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बसाया गया। तीसरा शहर ये जो था तुगलकाबाद, जो कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बसाया गया। और चौथा शहर था जहांपना और आदिलाबाद, जो कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बसाया गया। और पांचवा शहर था फिरोजाबाद, जो कि सुल्तान फिरोज तुगलक द्वारा बसाया गया, जो कि फिरोज शाह कोटला आज कहलाया जाता है। और छठा शहर था शेरगढ़, जो कि शेरशाह सूरी द्वारा बसाया गया था। और सातवां शहर था शाहजहानाबाद, 1638 में शाहजहां ने उसे बसाया। शाहजहानाबाद, जहां पर आज का लाल किला और चांदनी चौक और जामा मस्जिद मौजूद है, वो सातवां शहर था। इस तरीके से दिल्ली में 7 शहर बसाए गए और ये सातों शहर अपना अपना इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हजरत अमीर खुसरो अपनी किताब तुगलकनामा में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की तारीफ में लिखते हैं कि वे 100 पंडितों का शिरो वस्त्र अपने मुकुट के नीचे धारण करता था। उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो विवेक से और बुद्धि से परिपूर्ण ना हो। उस दौर के मशहूर इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, जो कि हजरत अमीर खुसरो के ही दोस्त थे और हजरत निजामुद्दीन औलिया के ही शागिर्द, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद राज्य में जो अव्यवस्था फैली थी उसे गयासुद्दीन तुगलक ने तुरंत सुधार किया और लोगों को लगने लगा कि अलाउद्दीन खिलजी फिर से जिंदा हो गया है। उसके सिंहासन पर बैठने के 1 साल के अंदर ही सभी अमीर एवं राज्य की प्रजा उसकी आज्ञाकारी बन गई। गयासुद्दीन तुगलक को सल्तनत की गद्दी पर बैठते ही वित्त की समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि खुसरो बरादों ने सारा धन अमीरों में बांट दिया था, जो कि मुबारक खिलजी का गुलाम था। बाद में वे सुल्तान बना। उसने कुछ धन अमीरों में बांट दिया और उसने 5 लाख टका दिल्ली के मशहूर संत हजरत निजामुद्दीन औलिया को भी दिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वे सारा धन गरीबों में बांट दिया। इस कारण सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों एवं हजरत निजामुद्दीन औलिया से वे धन वापस राजकोष में जमा करने के लिए कहा, लेकिन निजामुद्दीन औलिया सारा धन गरीबों में बांट चुके थे। इस कारण भी दोनों में मतभेद हो गया। गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों एवं सैनिकों में बांटे गए धन को वापस लेने के लिए दफ्तर फजीलात हसम नामक रजिस्टर का विकास किया। उसने किस्तों के रूप में वेतन काटना शुरू किया ताकि सैनिक और अमीर मुसीबत में ना पड़े। 1333 ईस्वी में मोरक्को से आए इब्ने बतूता तुगलकाबाद की तारीफ करते हुए लिखते हैं कि तुगलकाबाद में सुनहली ईंटों से निर्मित गयासुद्दीन का महल इतना तेजी से चमकता था कि कोई भी व्यक्ति उसे टकटके लगाकर नहीं देख सकता। गयासुद्दीन तुगलक ने सुल्तान बनते ही किसानों की भलाई के लिए प्रयास शुरू किया। उसकी आर्थिक नीति का आधार रस्म म्यान मध्यपंथी नीति थी, अर्थात वे संयम, सख्ती और नरमी का संचालन अपनी नीति में करता था। उसका मानना था कि किसान ना तो इतने धनवान बने कि विद्रोह कर दे और ना ही इतने गरीब बने कि वे कृषि को छोड़कर भाग जाए। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की हुक्म मसाहत यानी कि भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करने के स्थान पर हुक्म हासिल यानी कि बटाई पद्धति का प्रयोग पुनः शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय लगान 1/2 लिया जाता था। गयासुद्दीन तुगलक ने लगान 1/5 या 1/3 कर दिया। वे लगान में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी के पक्ष में था। गयासुद्दीन तुगलक ने राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नहर खुदवाने का काम शुरू किया। नहरों के क्षेत्र में कार्य करने वाला वह पहला सुल्तान था। बाद में उसके भतीजे फिरोज तुगलक ने सुल्तान बनने पर नहरों का जाल बिछाया।
गयासुद्दीन तुगलक ने अपने राज्य में जुआ खेलने और शराब पीने पर पाबंदी लगा दी। उसने अपने राज्य में संगीत को भी प्रतिबंधित किया। यही कारण था कि उसने, जबकि वह निजामुद्दीन औलिया से हसद रखता था, उसने निजामुद्दीन औलिया पर संगीत को बढ़ावा देने का झूठा आरोप लगाया। और किले के अहाते में ही ये शानदार मस्जिद बनी हुई, छोटी सी मस्जिद है, बहुत सुंदर मस्जिद है। और किले में ही मौजूद है ये छोटा सा बाजार, अंडरग्राउंड बाजार है ये। पुराने समय में ये किले के अंदर ही एक अंडरग्राउंड बाजार था और आज ये भी टूटी फूटी अवस्था में है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये तुगलकाबाद शहर गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था और किले के अंदर ही ये बाजार था। मैं आपको बता दूं, दिल्ली सल्तनत जो थी वो मुगलों से पहले स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और ये इस दिल्ली सल्तनत ने हिंदुस्तान पर 320 साल तक राज किया। उसमें सर्वाधिक राज 94 साल तक तुगलकों ने किया और सबसे कम 30 साल तुगलक दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले तीसरे वंश से थे। दिल्ली सल्तनत पर पहला राज करने वाला वंश गुलाम वंश था, जिसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा वंश था खिलजी वंश, जिसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। तीसरा वंश था तुगलक वंश, जिसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकों के बाद आता है सैयद वंश, जिसका संस्थापक था खिजर खान, और सैयदों के बाद आते हैं लोदी, जिसका संस्थापक था बहलोल लोदी। आखिरी लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर हरा देता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई जब वे बंगाल से अभियान कर लौट रहा था। गयासुद्दीन बहादुर को बंगाल में उसने हराया और बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। पंचभुजा शैली में बना हुआ ये शानदार मकबरा है और सलामी पद्धति का इस मकबरे में प्रयोग किया गया है, ढलुआ दीवारों का। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का ये मकबरा सन 1325 ईस्वी में उसकी डेथ हो गई। ये मकबरा सन 1325 ईस्वी में उसकी डेथ के थ्रू बनाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, अफगानपुर षड्यंत्र, उसके तहत सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी का महल गिरने से उसकी डेथ हो गई थी और यहाँ पर उसका बेटा महमूद, उसकी पत्नी गयासुद्दीन तुगलक की पत्नी और गयासुद्दीन तुगलक दफन है। सन 1325 ईस्वी में जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में गयासुद्दीन बहादुर को हराकर लौट रहा था, तो जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, खुसरो बरादू ने हजरत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टका दान दिया था। वो उन्होंने गरीबों पर खर्च कर दिया। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, जो कि हजरत निजामुद्दीन औलिया से बहुत ईर्ष्या करता था, उसने उन 5 लाख टका को सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया से वापस मांगे और कहा कि हजरत उन 5 लाख टका का इंतजाम कर लीजिए। तो हजरत ने एक जुमला बोला, हुनूज दिल्ली दूर रस। और जैसा कि कहा जाता है, अफगानपुर में सन 1325 ईस्वी में, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है तुगलकाबाद से, वहाँ पर उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने एक लकड़ी का महल बनाया और उसका वास्तुकार था अहमद अयाज। कहा जाता है कि वो लकड़ी का महल उसके ऊपर गिर गया और उसकी डेथ हो गई। उसके साथ उसका छोटा बेटा महमूद भी दबकर मर गया, जो कि यहीं पर किसी अहाते में दफन है। सूफी साहित्य इस घटना को निजामुद्दीन औलिया से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल से लौट रहा था तो उसने हजरत से 5 लाख टका का इंतजाम करने के लिए बोला। हजरत ने एक जुमला बोला, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है। और अफगानपुर, जो कि तुगलकाबाद से उस दौर में 8 किलोमीटर दूर पड़ता था, तो अफगानपुर में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता की स्वागत के लिए, क्योंकि वो बंगाल से जीत कर लौट रहा था, उसके स्वागत के लिए लकड़ी का महल बनवाया और ये लकड़ी का महल गिरने से ही उसकी डेथ हो गई। कुछ इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक को अपने पिता का हत्यारा मानते हैं। इब्ने बतूता, जो कि सन 1333 ईस्वी में मोरक्को से दिल्ली आया था और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी भी बनाया, उसको ये जानकारी शेख रुकनुद्दीन से प्राप्त हुई थी, जो कि सोहरावर्दी सिलसिले के थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने शेख को वहां से नमाज पढ़ने के बहाने हटा दिया, जबकि जियाउद्दीन बरनी गयासुद्दीन तुगलक की मौत आकाशीय बिजली गिरने के कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि इस महल पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई। इसी के अहाते में दफन है अलाउद्दीन खिलजी के मशहूर सेनापति जफर खान की कब्र। जफर खान, जिन्होंने मंगोलों को बहुत बुरी तरीके से हराया था और वे मंगोलों से लड़ते हुए मारे गए। हालांकि कहा जाता है कि उसमें अलाउद्दीन खिलजी का उनको मरवाने में हाथ था और यहाँ पर दफन है ये। युग का रुस्तम भी इन्हें कहा जाता था। जफर खान, जो कि बहुत बड़े सेनापति थे उस दौर में, मंगोल उनसे थर थर कांपते थे और ये उनका मकबरा है यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे जफर खान। दिल्ली पर सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ही हुए।
कुल 6 मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के दौर में हुए। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय पहला आक्रमण मंगोल सेनापति कादर जो कि दिल्ली पर आ चढ़ा, जिसे अल्मास बेग जो कि उसका भाई था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां की उपाधि दी थी, और जफर खान ने मिलकर हरा दिया, मंजूर जारन युद्ध में हरा दिया। 1298 ईस्वी में ही दूसरा मंगोल सेनापति साल्दी एक बार फिर दिल्ली पर आ चढ़ा, जिसे उलूग खां और जफर खान ने मिलकर हरा दिया। 1299 ईस्वी में दिल्ली पर मंगोलों का सबसे महत्वपूर्ण हमला होता है, जब ट्रांस आक्सियाना का शासक दावा खां का बेटा कुतलू ख्वाजा 2 लाख की सेना लेकर दिल्ली पर चढ़ाता है। उस समय दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क था, जो कि जियाउद्दीन बरनी का चाचा था और अलाउद्दीन खिलजी का सबसे खास वफादार मित्र था। वो अलाउद्दीन खिलजी को हिकमत अमली अपनाने की सलाह देता है, कहता है कि वे मंगोलों के साथ समझौता कर ले। अलाउद्दीन खिलजी अलाउल मुल्क से कहता है कि आने वाली पीढ़ियां मुझ पर हंसेंगी, मेरी दाढ़ी पर हंसेंगी और कहेंगी कि अलाउद्दीन ने डर से युद्ध को टाल दिया। सुल्तान ने अपने सैनिकों को मंगोलों का एक सिर लाने पर 1 टका की घोषणा की। आखिरकार किली के मैदान में अलाउद्दीन खिलजी और कुतलू ख्वाजा की जंग हुई। जफर खान से अलाउद्दीन हसद रखता था, यही कारण है कि उसने किली के युद्ध में जफर खान के साथ विश्वासघात किया और मंगोलों के बीच उसे अकेला छोड़ दिया और मंगोलों ने जफर खान को मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी जफर खान की मौत पर कहता है कि बिना अपमानित हुए ही उसे जफर खान से छुटकारा मिल गया। जफर खान की बढ़ती शक्ति को देखकर अलाउद्दीन खिलजी भी ईर्ष्या करने लगा था। जफर खान को युग का रुस्तम भी कहा जाता था। मंगोल इससे इतना डरते थे, जब मंगोलों के घोड़े पानी पीना बंद कर देते थे तो मंगोल कहते थे कि हमारे घोड़ों ने जफर खान को देख लिया है। और इस अहाते में भी 2 कब्रें हैं, एक जफर खान की है और एक और कब्र इसमें मौजूद है यहाँ पर। जी हाँ, ये पद्मावत वाले अलाउद्दीन खिलजी के ही सेनापति थे, जो कहते थे कि दुनिया की हर नायाब चीज़ पर अलाउद्दीन का हक है। बाकी कहानी अलाउद्दीन से संबंधित व्लॉग में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।